नमस्कार। सुर्खियों में आज बात लाइफ की। LIFE लाइफ यानी जिंदगी। लेकिन पर्यावरण नहीं तो जिंदगी संभव भी तो नहीं। इसीलिए मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की गई। याद होगा आपको 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में वैश्विक नेताओं के शिखर सम्मेलन में लाइफ यानी पर्यावरण के लिए स्थायी जीवन शैली और प्रथाओं को अपनाने के लिए वैश्विक प्रयास किए जाने पर जोर दिया था। मिशन लाइफ के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मिशन लाइफ के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश आज सुर्खियों में हम करेंगे। हमारे साथ हैं लोकेंद्र ठक्कर जी। आप सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं, एनवायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ MP। बहुत बहुत स्वागत लोकेंद्र जी आपका। धन्यवाद। मिशन लाइफ को लेकर हमने देखा पिछले दिनों काफी कार्यक्रम भी हुए, काफी बात हो रही है एंड सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स है। आने वाले दिनों में भी बहुत सारे कार्यक्रम है जो लाइंड अप है। क्या है मिशन लाइफ? जैसा आपने अपने शुरुआती रिमार्क्स में बोला है कि मिशन लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। चूँकि पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज की एक जो समस्या है या चुनौती है वो इतनी गंभीर है कि उसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है, सरकार का, समाज का और व्यक्ति का। और ये समस्या तो है ग्लोबल, वैश्विक, लेकिन इसके समाधान लोकल हैं। और उन लोकल समाधान या स्थानीय समाधानों में हर व्यक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक अध्ययन हमको बता रहे हैं, विशेष रूप से क्लाइमेट चेंज के बारे में, कि क्लाइमेट चेंज की जो समस्या आज हमारे सामने दिखाई दे रही है, इस समस्या के मूल में मनुष्य की व्यवहार और उसकी जीवन शैली महत्वपूर्ण है और वही उसके लिए जिम्मेदार है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ग्लासगो में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो होती है 2021 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, उसमें उन्होंने पहली बार ये विचार रखा दुनिया के सामने कि भारत वैसे भी एक बहुत ही संयमशील नागरिकों का देश है। हम उपभोक्तावादी संस्कृति के पक्षधर नहीं हैं। हम जीवन के संसाधनों का उतना ही उपयोग करते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। ऐसी स्थिति में भारत ही ये दुनिया को संदेश दे सकता है, मंत्र दे सकता है कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज की या पर्यावरण की चुनौती से निपटना है तो हमको अपने जीवन शैली में आमूल चूल परिवर्तन, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में परिवर्तन करना होगा। और मिशन लाइफ इसी बात को केंद्र में रख करके आरंभ किया गया है। जब भी हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो आमतौर पे बहुत बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, लेकिन छोटे छोटे लक्ष्य भी होते हैं। बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी बातें जो आम लोग इससे जुड़ सके, अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दे सके पर्यावरण के संरक्षण की ओर। मिशन लाइफ में भी हम देख रहे हैं बड़े लक्ष्य तो हैं ही, लेकिन बहुत छोटे छोटे लक्ष्य भी हैं जिसे आम लोगों को जोड़ा गया है। इसे किस तरह से आप देखते हैं? ये आग्रह तो हमेशा से रहा है सरकार का, समाज का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चिंतन करने वाली संस्थाएं हैं, उन सब का ये आग्रह रहा है कि जब तक हर व्यक्ति अपना इसमें योगदान नहीं देगा, मैं अन्य कार्यक्रमों में भी कह चुका हूँ कि हमको अपनी इस पूरी चुनौती के समाधान का हिस्सा बनना है, न कि समस्या का हिस्सा बनना है। जब हम समाधान का हिस्सा बनने की बात करेंगे तो मिशन लाइफ जैसे कार्यक्रम हमको एक दिशा देते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। और जैसा आपने कहा कि मिशन लाइफ नागरिकों के लिए है, उसमें 75 प्रकार की 7 उसमें थीम है मिशन लाइफ में। उसमें ऊर्जा की बचत है, पानी की बचत है, जीवन शैली के बारे में है, खाद्य प्रणालियों के बारे में है, हम कैसा भोजन करते हैं, ई वेस्ट को कम करने के बारे में है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम करने के बारे में है, स्वास्थ्य और फिट रहने के बारे में है। तो ये 7 जो विशेष थीम है, इन 7 थीम के ऊपर 75 प्रकार की गतिविधियाँ सुझाई गई हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, 75 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन 75 प्रकार की ऐसी गतिविधियाँ हैं जो नागरिक, हर व्यक्ति अपने स्वयं के स्तर पर कर सकता है। तो ये बूंद बूंद से घड़ा भरने की बात है, ये बिंदु से सिंधु तक जाने की बात है, ये गागर से सागर भरने की बात है। तो हर व्यक्ति जब अपना कंट्रीब्यूशन देगा इस समस्या से जूझने में, लड़ाई लड़ने में, क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा ही समस्या है और मौसम बदल रहा है, इसका प्रमाण अब देने की आवश्यकता नहीं। हम सब देख ही रहे हैं कि हम बारिश का जो पैटर्न है या हमारे तापमान में जो बदलाव हो रहे हैं, ये अब हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। अब इसको विज्ञान के सहारे बताने की आवश्यकता नहीं, यह तो दैनिक जीवन की महसूस करने की ऐसी घटना है, एक ऐसा अनुभव है जो हम सब कर रहे हैं। तो अब बात समस्या हमको समझ में आ रही है, अब हमको निदान की तरफ बढ़ना है। ज्ञान हमारे पास में पर्याप्त है, नॉलेज इज़ इनफ, अब हमको एक्शंस की ओर जाना है। तो ये जो मिशन लाइफ है ये हमको नॉलेज से एक्शंस की ओर ले जाता है।
जब भी पर्यावरण को लेकर बात होती है तो कहा जाता है कि अब तो धरती के पास वक्त नहीं है, अब तो प्रकृति के पास वक्त नहीं है। लेकिन सच ये है कि वक्त हमारे पास नहीं है, हम इंसानों के पास नहीं है। प्रकृति तो अपने क्रम में चलती रहेगी, वो अपना देख लेगी। इंसानों के पास कोई और विकल्प नहीं है। तो ऐसे में आपने बिल्कुल सही कहा कि बात करने का वक्त चला गया है। अब तो एक्शन मोड पर आना ही पड़ेगा और वो एक्शन मोड पर एक तरह से आने का जो क्रम है वो हम देख पा रहे हैं मिशन लाइफ के जरिए। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, लेकिन अभी और दृढ़ संकल्प होकर हम सब मिशन लाइफ में लग गए हैं। वैश्विक औसत अगर हम देखें कार्बन फुटप्रिंट का, तो 4 टन की तुलना में भारत में एक व्यक्ति का औसत कार्बन फुटप्रिंट प्रतिवर्ष 0.56 टन है। ऐसे में क्या हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है, जो सामाजिक मापदंड है, जो घरेलू प्रथाएं हैं, ये सब हमें एक ग्लोबल लीडर बनाता है इस पूरे मिशन को आगे लेके जाने में? निश्चित तौर पे देखिए, कार्बन फुटप्रिंट की आपने बात की तो उसके दो पहलू हैं। एक ये पहलू भी है जो आपको और हमारे श्रोताओं को जानना ज़रूरी है कि आज दुनिया में जो पहले 5 बड़े कार्बन उत्सर्जक देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा चाइना है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद पूरा यूरोपियन यूनियन है और उसके बाद भारत है। ये बात सही है कि दुनिया के कुल उत्सर्जन का मात्र 7% भारत के देश से, भारत की भूमि से निकलता है, लेकिन हम अभी भी चौथे नंबर पर हैं। अगर हम, जैसा आपने कहा, इसको प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की दृष्टि से देखें तो भारत अभी भी विश्व का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है उसका 1/3 के लगभग है। अब अगर आप कह रही हैं कि हम ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, तो दोनों पहलू हैं कि हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदार राष्ट्र के नाते हमको ये देखना होगा कि भारत का उत्सर्जन क्रमिक रूप से ग्रेजुअली कम होता जाए। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्रति व्यक्ति उत्सर्जन हमारे यहाँ पर अभी भी विश्व के औसत का 1/3 1/4 है। ऐसी स्थिति में हमको अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाना होगा कि हम अपने दैनिक जीवन से कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो। आपने किसी फिल्म की बात की, मुझे महात्मा गांधी का एक सेंटेंस याद आता है कि अगर भारत में जीवन शैली के जो यूरोपीय या पश्चिमी देशों के मापदंड हैं अगर वो अपनाए गए तो ये बहुत ही भयानक स्थिति होगी। क्योंकि अगर हमारा हर व्यक्ति अमेरिका के हर व्यक्ति के समान उत्सर्जन करने लगे तो भारत से कितना ज़्यादा उत्सर्जन होगा, आप कल्पना करिए। ऐसी स्थिति में हम बिल्कुल भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम अपने जीवन शैली को उतनी ज़्यादा विलासितापूर्ण बना लें। संपन्नता एक अच्छी बात है, एक अच्छे विकास का सूचक है कि हम सब लोग संपन्न हैं, लेकिन संपन्नता और विलासिता में बहुत अंतर है। और हमारे अपने ही देश में एक ऐसा वर्ग विकसित हो गया है जो धनी है, नवधनाढ्य हैं, और उस वर्ग से बहुत ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है। भारत की आज भी आबादी लगभग 30-40% गरीबी रेखा के नीचे है। वो अपने 2 जून की रोटी के लिए संघर्षरत है। उन लोगों से अगर हम ये अपेक्षा करें कि वो अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाएं तो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होगा। वो लोग पर्यावरण की समस्या या जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। भारत में भी जो एक बहुत बड़ा मध्य वर्ग है और एक बहुत नवधनाढ्यों का वर्ग है जो संसाधनों का बहुत ज़्यादा उपभोग कर रहा है, वह उसके कारण हमारे देश में उत्सर्जन हो रहा है। और उसके साथ ही हमारी अपनी विकास की आवश्यकताएं हैं और विकास के जो मापदंड हैं, जो संकेतक हैं, सूचक हैं, उसमें ऊर्जा की खपत एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और हमको ये देखना होगा कि हमारे प्रत्येक व्यक्ति को औसत ऊर्जा या एनर्जी की जो पहुंच है, एक्सेसिबिलिटी है, वो होनी चाहिए। हमारे यहाँ स्टील का उत्पादन, सीमेंट का उत्पादन, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी हम विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। अभी हम विकासशील देश हैं, विकसित देशों की श्रेणी में अभी भारत नहीं है। तो ये जो सामाजिक आर्थिक हमारे अनिवार्यताएं हैं, उसके दृष्टिगत हमारे यहाँ उत्सर्जन थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन हमारी सरकार ने जो प्रयास किए हैं, विशेष रूप से भारत सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस को जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो भारत ने स्वयं लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि हम कितना कार्बन कम करेंगे, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। उसमें हमने कहा है कि 2030 तक हम अपनी कुल उत्सर्जन क्षमता का, जो हमारी जीडीपी है, उसकी तीव्रता को, उसकी इंटेंसिटी कट्स को हम 45% तक कम करेंगे।
ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। 2030 तक हम कह रहे हैं कि हम अपनी कुल ऊर्जा क्षमता का 500 गीगावाट हम रिन्यूएबल्स से लेके आएंगे। हम 2070 तक अपने देश को नेट ज़ीरो बनाएंगे। मतलब जितना एमिशंस हमारा निकल रहा है उतना ही एमिशंस को हम सेक्वेस्टर करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं जो भारत सरकार ने दुनिया के सामने रखे हैं, और इस लक्ष्यों को प्राप्त करने में हर व्यक्ति की भूमिका, हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। जो भोग कर रहा है या जिनकी वजह से ऊर्जा की खपत बढ़ रही है, उनको लेकर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि दोहन और शोषण ये तो अलग अलग शब्द है। दोहन संसाधनों का करना चाहिए। अगर अब एक पेड़ का ही उदाहरण ले ले तो उस पे फल हैं या उसकी डाल है, अगर आप तोड़ रहे हो ठीक है दोहन। शोषण नहीं करना चाहिए, लेकिन हम या जो जिस वर्ग का आपने जिक्र किया वो वही है जो शोषण कर रहा है, और जिसके चलते ये जो इम्बैलेंस की हम बात कर रहे हैं ये देखने को मिल रहा है। इसे कम किस तरह से किया जाए और एक आम नागरिक किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दे सकता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमको दोहन और शोषण में फ़र्क समझना होगा, क्योंकि ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं अंततः मनुष्य के लिए हैं। प्रकृति ने अगर जो भी साधन बनाए हैं, चाहे हवा है, पानी है, पहाड़ हैं, जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब मिट्टी है, ये सब संसाधन हमारे लिए हैं। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो हमारी दर्शन है हमारा, वो ये कहता है कि प्रकृति हमारे केंद्र में है और मनुष्य उसके चारों तरफ है, उसकी रक्षा के लिए है। एक और विचार दर्शन है जिसमें कहा जाता है कि मनुष्य केंद्र में और प्रकृति चारों तरफ है। तो जो इन दोनों दर्शनों में जो अंतर है, वो अंतर ही हमारी समस्या का मेरे समझ में मूल कारण है। और चूंकि अगर प्रकृति केंद्र में है तो हम अपनी माँ से उतना ही लेंगे जितना हमारी आवश्यकता होगी। अगर हम अपनी आवश्यकता से अधिक संसाधनों का उपभोग करेंगे, और दुर्भाग्य से जैसा हो रहा है सारी दुनिया में आज, और कमोबेश भारत में भी किसी एक वर्ग में ऐसा शायद हो रहा हो कि आवश्यकता से अधिक हम अपने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हमारे खनिज संसाधन हो, चाहे वो वायु का प्रदूषण हो। ये सारी चीज़ें वो कारण वही है कि हम अपनी आवश्यकता से अधिक उपभोग करेंगे। और यहाँ फिर गांधी जी मुझे याद आते हैं। वो ये कहते हैं कि आखिरकार हमारी ये जो पृथ्वी के पास, उनका कहना है कि संसाधन इतने हैं कि हम संपूर्ण मनुष्य जाति की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं, पर पृथ्वी के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि किसी एक भी व्यक्ति के लालच को वो पूर्ण कर पाए। अब अगर हम देखें तो जिस तरह से ई व्हीकल्स आ रहे हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे अब सड़कों पर भी देखने को मिल रही है। सोलर प्लांट्स जिस तरह से हमें देखने को मिल रहे हैं, कई रिसॉर्ट्स भी हैं या इस तरह के बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जहां पर हमें सोलर पैनल्स देखने को मिलते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज पर भी अब पहले सिर्फ बात होती थी, लेकिन अब वो साक्षात हमें दिख रहा है बदलाव। सरकार इन्हें प्रमोट भी कर रही है, तो उसे किस तरह एक बड़े बदलाव के तौर पे आप देखते हैं? क्या उससे कोई समस्या का हल होता हुआ नजर आ रहा है आपको? निश्चित तौर पर रिन्यूएबल्स एक हमारी जो क्लाइमेट चेंज की और कार्बन एमिशन की जो एक समस्या है, एक चुनौती है, उसके समाधान में रिन्यूएबल्स एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और निभाएंगे आने वाले सालों में। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि ये जैसे कि सोलर रूफटॉप्स हैं, जितना ज़्यादा हर घर घर में सोलर रूफटॉप्स लगेंगे, उतना ज़्यादा हम स्वयं अपना योगदान कर पाएंगे इस चुनौती को निपटने में। अगर हम सोलर पार्क्स बनाएं एक तरफ जहां लार्ज स्केल पर सोलर प्रोडक्शन हो, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंततः आपको हर घर की छत पर अगर हम सोलर पैनल्स लगा सकें, जैसा कि यूरोप के कई देशों में होता है, भारत में भी हो रहा है, और बहुत सारे नीतिगत बदलाव किए हैं भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने, और अब हमको सब्सिडी भी मिल रही है अभी सोलर रूफटॉप्स पर। तो हमको उसका लाभ लेना चाहिए, और सोलर रूफटॉप्स को जितना हम बढ़ाएं, क्योंकि आपकी ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ ये सप्लाई साइड हुई, लेकिन इसके साथ डिमांड साइड है कि अगर आप सोलर रूफटॉप लगा रहे हैं और आपके यहाँ बल्ब्स एलईडी नहीं है, आप कोई और तकनीक का बल्ब, जो पुराने लट्टू जो जिसको इनकैंडेसेंट बल्ब्स कहते थे, वो जला रहे हैं, तो वो उचित नहीं है। तो एक तरफ सप्लाई साइड है और डिमांड साइड भी। हमको अपनी ऊर्जा की मांग को कम करना होगा। हम ये नहीं कर सकते कि हमने पूरी छत पे सोलर पैनल लगा लिए तो हम 4 एसी ज़्यादा लगा लें या एसी को बंद ही ना करें, ऐसा नहीं है। तो सप्लाई तो बढ़ानी है हमको रिन्यूएबल्स की, लेकिन हमको डिमांड साइड मैनेजमेंट भी करना है। हमको अंततः देखिए, अंततः मिशन लाइफ की बात हम फिर करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। मिशन लाइफ में कह रहे हैं कि हमको अपनी उपभोक्तावादी संस्कृति को बदलना होगा। अगर हमारी जीवन शैली में उपभोक्तावाद आ चुका है, उसको हमको बदलना होगा, क्योंकि जीवन शैली में बदलाव की बात करता है मिशन लाइफ।
तो सप्लाई साइड तो टेक्नोलॉजी दे देगी, डिमांड साइड तो हमको मैनेज करना होगा ना। तो हमको अपनी डिमांड को मैनेज करना है। प्लास्टिक पर भी हम बात करना चाहेंगे लोकेंद्र जी, और इसलिए क्योंकि एक तरह से हम देखें तो 80 के दशक से पहले बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की घुसपैठ हमारे घरों में नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद तो धीरे धीरे उसने हमारे घरों में, हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी जीवन शैली में और एक तरीके से पूरी पृथ्वी पर ही कब्जा कर लिया। जितना प्लास्टिक का वेस्ट निकलता है, कहते हैं कि एक अलग प्लैनेट बच जाएगा उससे। और ये प्लास्टिक कितना खतरनाक है ये अब हम सब समझते हैं। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना, ये इनिशिएटिव कितना वाइटल रोल प्ले कर सकता है मिशन लाइफ में? जो कुछ हमारी समस्या के मूल में दिखाई दे रहा है वो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक वर्जिन प्लास्टिक नहीं होता, कई बार रिसाइकल्ड होता है। ऐसी स्थिति में हमको सिंगल यूज़ प्लास्टिक को प्रतिबंध करना अत्यावश्यक है। मैं स्वयं ऐसे प्रयास करता हूं कि जहां कभी भी किसी समारोह में, विशेष रूप से सार्वजनिक समारोह में, अगर कोई संस्था या व्यक्ति सिंगल यूज़ प्लास्टिक का लार्ज स्केल पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करता हूं। कई बार मैंने स्पॉन्सर किया कई लोगों को मिल करके कि हम रिसाइकल्ड यूटेंसिल्स इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। लेकिन दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्लास्टिक को आप जीवन में जिस तरह से आ गया है, ये सोचना गलत है कि हम इसको हटा नहीं सकते और हमारा जीवन संभव नहीं था। हमने अपने जीवन में देखा कि हम सारी चीज़ें बगैर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के सारे कार्यक्रम, सारे समारोह, सारा जीवन हमारा चलता था। एक किस्म की एक भ्रांति हमारे सामने आ गई कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बगैर जीवन संभव नहीं है। ऐसा नहीं है। और जिस दिन सरकार ने बैन किया और जो संवेदनशील संगठन, संस्थाएं, कार्यालय, होटल्स जितने थे, उनमें देखिए आप कि अगले दिन से ही सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो गई। बिल्कुल। चाहे एयरलाइंस में देखिए, रेलवे में देखिए, होटल्स में देखिए, ऑफिसेज में देखिए, नेक्स्ट डे से ही, प्रतिबंध के अगले दिन से ही वैकल्पिक व्यवस्थाएं उपलब्ध थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति और एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को प्रतिबंध करेंगे, जो सरकार ने किया। और समाज में भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। दुकानों में आप जाइए तो आपको वैकल्पिक जो बर्तन हैं प्लास्टिक के, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक विशेष रूप से जो कार्यक्रमों में उपयोग होते थे, उसका विकल्प बहुत आसानी से उपलब्ध है। बहुत सारे स्टार्टअप्स इसमें शुरू हो गए हैं। तो ये धारणा कि इसके बगैर चल नहीं पाएगा, मैं इससे थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। जी। कोई बदलाव अगर हम लाना चाहते हैं समाज में या अपने घरों पे भी, तो हम बच्चों से कहीं ना कहीं उसे इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मान लीजिए गाड़ी चल रही है, सिग्नल है, लाल लाइट हुई, गाड़ी रुक गई, इंजन ऑन है, तो बच्चा कहेगा पापा या मम्मी गाड़ी का इंजन बंद कर दो, अभी तो 2 मिनट रुकना है। या फिर स्कूल में जो हमें छोटी छोटी सी बातें सिखाई जाती है ना, कि क्लासरूम से निकल रहे हो, खाली हो गई है क्लास, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द लाइट। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये जब एक बचपन में ही हमें हमारे मन में बस जाती हैं और समझ में हमें आ जाता है कि ये कितना ज़रूरी है, तो ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। मिशन लाइफ में भी बच्चों को बहुत अच्छे से शामिल किया गया है। कई उनके भी कार्यक्रम हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके बारे में प्लीज़ हमें थोड़ा बताइए। नहीं, बच्चों के संस्कार अपने यहाँ तो कहा ही जाता है कि आप बच्चों को संस्कार क्या देते हैं वही उसके जीवन में काम आते हैं, और संस्कार से ही संस्कृति बनती है। तो ये बच्चों के जीवन में अगर हम पर्यावरण के प्रति एक सम्मान का भाव, एक संवेदनशीलता, एक का संस्कार अगर हम विकसित कर पा रहे हैं, और मिशन लाइफ में इस बात पे विशेष रूप से जोर दिया गया है कि हम बच्चों को इस बारे में जागृत करें, उनको इस बारे में संवेदनशील बनाएं। और स्कूलों में, कॉलेजेस में, हर जगह बच्चों को शामिल किया ही जा रहा है। और मिशन लाइफ का जो मैस्कॉट है वो एक छोटी सी बच्ची है, प्रकृति, जो आपको कई जो आपकी समाधान हैं, आपके विकल्प हैं, वो बताती है। तो जो अगर आपने उसके वीडियोस देखे हैं तो वही बच्ची जो है सबको उसके माध्यम से ही मिशन लाइफ की सारी बातों को कहा जा रहा है। तो निश्चित तौर पे बच्चों की भूमिका बहुत ज़रूरी है, और बचपन में जो बात सीख जाएंगे तो वो जीवन भर उनके काम आएगी। और जैसा मैं कह रहा हूँ बार बार कि मिशन लाइफ में हम जीवन शैली के बदलाव का आग्रह कर रहे हैं, और बच्चे अगर जीवन शैली में वो चीज़ें उनके शामिल हो जाएंगी बचपन से ही, तो भविष्य में भी फिर वो काम आएंगी। बच्चों पर तो बात हो गई, और हम ये बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में एक लाइफस्टाइल चेंज उनमें और उनके ज़रिए पूरे समाज में देखने को मिलेगा।
यूथ पर शुरुआत में भी हमने थोड़ी बात की थी जब आपने कहा कि एक लॉबी ऐसी भी है, एक वर्ग ऐसा भी डेवलप हो रहा है जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ ज़्यादा कहीं ना कहीं वो एक स्टेटस सिंबल भी होता है और शायद इससे हम लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब उन यूथ को किस तरह से एड्रेस किया जाएगा? पिछले दिनों हमने देखा कई कार्यक्रम हुए, यूथ फॉर लाइफ भी हुआ। तो इस तरह के जो अलग अलग कार्यक्रम यूथ को सेंटर में रख के प्लान किए जा रहे हैं, किस तरह का इन्वॉल्वमेंट यूथ से आप एक्सपेक्ट करते हैं? मध्य प्रदेश में युवाओं को मिशन लाइफ से जोड़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर लॉन्च किया गया। इसमें ये फोकस इस बात पे है कि हम युवाओं को मिशन लाइफ के बारे में सेंसिटाइज करें, संवेदनशील बनाएं, जागरूक करें और उनको परिवर्तन का वाहक, एजेंट्स ऑफ चेंज जिसको हम कहते हैं, वो बनाएं ताकि वो समाज में इसका जो मैसेज है उसको स्प्रेड करें। तो हमने एप्को में इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, क्योंकि युवाओं के लिए एक नीति बनाई गई है। और अभी कुछ दिनों पहले मार्च के महीने में एक बड़ा भारी कार्यक्रम हुआ था जिसमें प्रदेश के सारे युवा शक्ति का एक आयोजन था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ संकल्प घोषित किए। उसमें एक ये था कि हम युवाओं को मिशन लाइफ से जोड़ेंगे। तो उस की रूपरेखा हमने तैयार की और मध्य प्रदेश के जितने ज़िले हैं, तो जैसा आपने कहा कि 7 मिशन लाइफ की थीम्स हैं, तो एक थीम पर 5 युवाओं के हिसाब से लगभग 35-40 युवाओं का एक छोटा सा समूह हर ज़िले में हम तैयार कर रहे हैं। इनको हम लाइफ वॉलंटियर्स कहेंगे और इन लाइफ वॉलंटियर्स को हम भोपाल में मिशन लाइफ के बारे में एक दिन का एक प्रशिक्षण देंगे और उनसे ये अपेक्षा होगी कि वो अपने स्वयं के जीवन में कुछ परिवर्तन लाएं, आचरण में, व्यवहार में, और फिर समाज में इस संदेश को जा कर के घर घर तक, जन जन तक पहुंचाएं। तो युवाओं की शक्ति अपार है और आज की स्थिति में परिवर्तन के वाहक के रूप में युवा शक्ति से बेहतर कोई विकल्प मुझे नहीं लगता था। तो हमने यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम की जो पूरी रचना की है, पूरा उसका स्वरूप जो तैयार किया है, रूपरेखा, उसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश में 2100 युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले हैं। ये भी एक बहुत अच्छी जानकारी लोकेंद्र जी आपने दी। और जैसे कि हम शुरू से कह रहे हैं ना कि अब बात करने का वक्त नहीं है, अब तो करने का वक्त है, कर गुजरने का वक्त है। तो एक्शन मोड में अब हम सब हैं। हम अपने अपने स्तर पर, हमारे श्रोता अपने अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं मिशन लाइफ से जुड़ने के लिए? मिशन लाइफ में जैसा हमने कहा कि 75 प्रकार की गतिविधियां हैं जो सिटीजन सेंट्रिक हैं, नागरिक को आधार मानकर, एक व्यक्ति को आधार मानकर सुझाई गई हैं। और ये बहुत छोटी 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 गतिविधियां हैं। जैसे कि उसमें कहा गया है कि जैसा आपने बताया कि कमरे से आप बाहर जाएं तो बिजली का स्विच ऑफ कर दें। अगर आप सिग्नल पे खड़े हैं तो अपनी गाड़ी को बंद कर दें। यदि आप लिफ्ट पे जा रहे हैं और अगर आप स्वस्थ हैं और आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं तो आप सीढ़ी चढ़ के जाएं या सीढ़ी उतर के आएँ, या मोटरसाइकिल की जगह साइकिल चलाएं, या एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल करें, या फिर आप पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ों को कटने ना दें। अगर कहीं पे कोई नल अगर लीक कर रहा है तो उसको बंद कर दें, लीकिंग टैप्स को बंद करें। तो इस प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे 75 प्रकार की गतिविधियां हैं। अरे आपके घर में अगर ई वेस्ट है, हर घर में मोबाइल्स हैं, चार्जर्स हैं, फ्लॉपीज़ हैं, पेन ड्राइव्स हैं, सीडी होंगी, तमाम ई वेस्ट है। इसको हम अपने घर में भी रखे रहते हैं या यहीं कहीं इधर उधर फेंक देते हैं। अगर उसको व्यवस्थित रूप से आप जो रिसाइकलर्स हैं उनको दे दें, बल्कि प्रयास करें कि हम ई वेस्ट का कम से कम हमारे घर से उत्पादन होगा। तो इस प्रकार की भोजन को लेकर के, आप क्या भोजन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड्स को इस्तेमाल करें, स्वस्थ रहें, योग करें। इस प्रकार के 75 प्रकार की गतिविधियाँ मिशन लाइफ में बताई गई हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं। और कहने का तात्पर्य ये है कि हमको ये तय करना है कि मेरा अपना कार्बन फुटप्रिंट या एनवायरनमेंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कितना है। और इसके लिए हमने एप्को में एक छोटा सा टूल बनाया हुआ है, एक्सेल शीट पर ही है। आप कभी आइए, हमारे कार्यालय में एक कियोस्क है, उसमें कुछ 50 प्रकार के सवाल हैं। आप उन सवालों को उत्तर दीजिए, हाँ ना में, यस और नो, तो आपको एक स्कोर मिलेगा और आपको पता चलेगा कि औसत व्यक्ति से आपका फुटप्रिंट कम है या ज़्यादा है। तो उससे आप समझ पाएंगे कि मेरी व्यक्तिगत जीवन शैली पर्यावरण हितैषी है
या फिर मैं पर्यावरण के प्रतिकूल काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस प्रकार की छोटी छोटी प्रयास हमने भी किए हैं और नागरिकों से, श्रोताओं से यही आग्रह है कि वे अपने जीवन में कोई छोटा सा बदलाव लाएं और वो बदलाव अपने परिवार में, अपने बच्चों को, अपने समाज में, मोहल्ले में, शहर में, देश में, ज़िले में उसका प्रचार प्रसार करें। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हर किसी का, हर व्यक्ति का छोटा से छोटा कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण है इस बहुत ही विशाल चुनौती से निपटने के लिए। आजकल हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि सबका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, और वो इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि पूरे दिन दिन एसी में बैठे रहते हैं, चलते नहीं हैं, लिफ्ट से जाएंगे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेंगे, पैदल नहीं चलते हैं, गाड़ी से ही चलते रहते हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही। यहाँ पर वो जो हम शुरुआत में शोषण और दोहन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे ना, इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि हम रिसोर्सेज का दोहन करें, शोषण ना करें, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा, और पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो ही हम रहेंगे। निश्चित तौर पे हमको ये अपनी आवश्यकताओं से अधिक हमको नहीं लेना है, चाहे वो हमारी थाली में भोजन हो, चाहे हमारे वार्डरोब में हमारे कपड़े हों, या हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हों। हमको अपनी आवश्यकता के लिए तो पर्याप्त है इस पृथ्वी के पास, लेकिन लालच कि किसी एक भी व्यक्ति का ये पृथ्वी पूरा नहीं कर पाएगी। और फिर बड़ा महत्वपूर्ण सेंटेंस है कि जो बदलाव हम दुनिया में देखना चाहते हैं वो बदलाव हमको सबसे पहले खुद में लाना होगा। ये भी महात्मा गांधी ने कहा था, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। सो आर वी रेडी टू बिकम दैट चेंज? क्या हम तैयार हैं उस बदलाव के लिए? और मिशन लाइफ हमको इस बदलाव का एक मौका देता है, एक अवसर देता है, एक आग्रह करता है। और हमारे लिए तो कितना बड़ा एक उदाहरण हमारे सामने है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद रोज एक पौधा लगाते हैं, और ऑलमोस्ट 2 सालों से वो ऐसा कर रहे हैं। और वो सिर्फ खुद नहीं लगाते, वो लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि वो आए, उनके साथ पौधे लगाए, जो भी विशेष दिन है, जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, वो उनके साथ पौधे लगाकर सेलिब्रेट करें। तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता है, वो प्रेरित होते हैं कि जब मुख्यमंत्री इतने व्यस्ततम अपने स्केड्यूल में से वक्त निकाल के रोज एक पौधा लगा सकते हैं और उसकी देखभाल कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते क्या? उससे ही जुड़ा हुआ एक अभियान, इसका नाम है अंकुर अभियान। अच्छा। और उन्होंने आग्रह किया हर व्यक्ति से प्रदेश के कि आप भी किसी न किसी अवसर पर एक पौधा लगाएं। और अंकुर अभियान एक ऐसा है कि इसमें सरकार सिर्फ लोगों को प्रेरित कर रही है, जागृत कर रही है, संसाधन उपलब्ध नहीं करा रही है। लेकिन मुझे ये आपको बताने में हर्ष है कि उसका एक छोटा सा ऐप भी है, अंकुर वायुदूत ऐप कहते हैं उसको। ऐप को हमारा ऑफिस ही इसको कोऑर्डिनेट करता है। पिछले 2 साल में 5 जून 2021 को ये अंकुर कार्यक्रम लॉन्च किया, और 21 से 22, 22 से 23 2 वर्ष हो चुके हैं। इन 2 वर्षों में 60 लाख से अधिक लोगों ने प्लांट्स लगाए हैं अपनी स्वयं के संसाधनों से, और उन प्लांट्स के फ़ोटो को ऐप पर अपलोड किया है। और करीब 16.5 लाख लोगों ने उस ऐप को रजिस्टर किया, डाउनलोड किया है। तो आप सोच सकते हैं कि 60 लाख पौधे लगाने के लिए अगर हम किसी सरकार के विभाग से कहें तो कितना खर्चा होगा, करोड़ों रुपए खर्च होंगे। लेकिन ये सारे, और ये पौधे चूंकि व्यक्तियों ने अपने स्वयं संसाधन से लगाए हैं तो उसकी रक्षा भी वो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, और निश्चित तौर पे रोल मॉडल के तौर पे लोग देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्य को, और उसका पालन करते हैं। उनके आग्रह को उन्होंने माना और बल्कि सिर माथे पर लिया। और वाकई में इन छोटे छोटे प्रयासों से ही सामूहिक बदलाव की नींव भी पड़ती है, और ये अभियान अपने उद्देश्यों पर खरा उतरेगा, यही हम सब उम्मीद करते हैं। और सिर्फ उम्मीद नहीं करना है, हमें अपना योगदान भी इसमें देना है, अपनी भूमिका को भी इसमें निभाना है। तो हम भी यही कहेंगे कि पर्यावरण से जुड़िए, जीवन से जुड़िए, मिशन लाइफ से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेंद्र जी, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई। तो सुर्खियों में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।